क्या थी? आईसीएमआर का एक सीरो सर्वे आया था जिसने कहा था बड़ी आपदा आने वाली है, उसको इग्नोर किया गया। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन हेल्थ ने आगाह किया था कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगा, ऑक्सीजन का इंतजाम करिए, इस देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है सेकेंड वेव में, उसको इग्नोर किया गया। एक्सपर्ट कमेटी को इग्नोर किया गया। यहां तक कि सरकार का जो साइंटिफिक टास्क फोर्स है उसने फरवरी और मार्च के महीने में मिलना भी जरूरी नहीं समझा। जब केसेस बढ़ रहे थे, जब 1, 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख केसेस हो रहे थे, इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि वो एक बार मिले साइंस फोर्स। तो सीरो सर्वे इग्नोर हुआ, हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी इग्नोर, हेल्थ का स्टैंडिंग कमेटी इग्नोर हुई, एक्सपर्ट कमेटी इग्नोर हुई, साइंस फोर्स मिला नहीं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल स्थिति ज्यादा बेहतर है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहती हूँ, उनके सर पर लगता है बड़ा गहरी चोट लग गई है, और अगर गहरी चोट नहीं लगी है तो वो मानवता का मूल धर्म, मूल मंत्र भी भूल चुके हैं। वो सत्ता के अहंकार में इतने चूर हो चुके हैं कि उनको लोगों का दुख, उनकी वेदना दिखाई नहीं दे रही है। हम मांग करते हैं कि इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी के आगाह करने पर कहा था ऐसी कोई बात नहीं है, वो डर फैला रहे हैं। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कहते थे कोरोना का एंड गेम आ गया है। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जो एक कारोबारी बाबा का जाके कोरोनिल का प्रचार करते थे, साइंस को ताक पे रख देते थे। ये किस मुंह से इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं? आप आगरतला से कांडला तक, लद्दाख से कन्याकुमारी तक, पूरे देश में आज एक आतंक का माहौल है, एक भय का माहौल है। मौत का जो मंजर है, जो ऐसा लग रहा है कि मौत हमारे सर के ऊपर मंडरा रही है। और मुझे अपनी लिविंग मेमोरी में नहीं याद है कि पूरे देश ने ऐसा कोई बेबसी, ऐसा कोई बदहाली का ये रूप, ये स्वरूप कभी देखा हो इससे पहले। आप अस्पताल पहुंच जाइए, वहां पर बिलखते हुए लोग हैं, ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, उपचार के ना चलते लोग सच में त्राहिमाम कर रहे हैं। बचपन से सुना था ये शब्द त्राहिमाम, और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार अपने जीवन में इसको क्रियान्वित होते हुए देख रही हूं मैं। और मैं कहीं पर संवेदना है, कहीं पर निराशा है, और कहीं पर बहुत गुस्सा भी है। और इसलिए है क्योंकि चीजें संभल सकती थी, और इसी के लिए अभी हम बात करेंगे। मैं खुद क्योंकि पर्सनल तौर पर इस चीज से जूझ रही हूं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं, अगर आपका कलेजा है तो किसी अस्पताल चले जाइए, किसी इमरजेंसी के बाहर खड़े हो जाइए और वहां पर देखिए कि किस तरह से मौतें हो रही हैं, किस तरह से मानवता का गला घुट रहा है। अगर इलाज संभव हो जाता है तो आप बहुत लकी हैं। कहीं इलाज नहीं संभव है, कहीं पर अगर जीते जी आपका इलाज नहीं हो पाता है, मौत हो जाती है, तो आपकी ठीक से विदाई भी नहीं हो पा रही है। आप शमशान घाट जाइए, जहां पर पहले होल्डिंग एरिया होता था, लोग बैठते थे, हाथ पैर धोते थे, वहां तक चिताएं जल रही हैं। और कहीं पर ऐसा लगता है कि चाहे शमशान हो या कब्रिस्तान हो, और ये सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश की कहानी है। भयावह दृश्य है। चिताएं इतनी जल रही हैं कि अगर ऊपर से एरियल व्यू दिखे तो जैसे पुराने दिखता था कि दिए जल रहे हैं, उस तरह से इतनी नंबर ऑफ चिताएं जल रही हैं। कब्रिस्तान चले जाइए, लखनऊ के कब्रिस्तानों में तो तख्ती लगा दी गई है कि हमारे पास जमीन नहीं है, जमीन खुद खोज लीजिए, और खुदवाने वाले भी ले आइए, क्योंकि हमारे वाले तो पहले ही कब्रें खोदने में उसी में बिजी हैं। जब इतनी रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीर आती है तो जरूर ये लगता है कि हमारे लोग इस मंजर को समझ रहे हैं। जरूर ये लगता है कि हमारे नीति निर्माता संवेदना रखते हैं। पर इतनी रोंगटे खड़े वाली तस्वीरों के बीच में, इस बेबसी के आलम में, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल स्थिति ज्यादा बेहतर है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहती हूं, उनके सर पर लगता है बड़ा गहरी चोट लग गई है, और अगर गहरी चोट नहीं लगी है तो वो मानवता का मूल धर्म, मूल मंत्र भी भूल चुके हैं। वो सत्ता के अहंकार में इतने चूर हो चुके हैं कि उनको लोगों का दुख, उनकी वेदना दिखाई नहीं दे रही है। अप्रैल 2021 में मार्च 2020 से स्थिति बेहतर हो गई है, ये किस मुंह से वो बोल रहे हैं? और ये मैं बहुत गुस्से से बोल रही हूं, क्योंकि लोगों के अंदर आज आक्रोश है, लोगों के अंदर आज गुस्सा है। और मैं बोलना चाहती हूं कि लाशों के काफिलों के बीच में आप चले जाइए किसी शमशान घाट के बाहर, और किस तरह का लाशों का काफिला लगा है, इस बात को बोलने के बाद उनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए।
लेकिन सवाल जरूर पूछूंगी, और सवाल इसलिए पूछूंगी क्योंकि सवाल पूरी मुस्तैदी से पूछना जरूरी है। इस बदइंतजामी का जिम्मेदार कौन है, क्यों स्थिति ऐसी हो गई, और इनके अंदर तो नैतिकता है नहीं कि ये इस्तीफा दे दे। इसलिए हम मांग करते हैं कि इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी के आगाह करने पर कहा था ऐसी कोई बात नहीं है, वो डर फैला रहे हैं। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कहते थे कोरोना का एंड गेम आ गया है। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जो एक कारोबारी बाबा का जाके कोरोनिल का प्रचार करते थे, साइंस को ताक पे रख देते थे। ये किस मुंह से इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं? इनके बारे में कुछ बातें बता दूं, और बातें बतानी जरूरी है। आज हमारे देश में हर चीज की किल्लत है। ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड की किल्लत है, अस्पतालों की किल्लत है, वैक्सीन की किल्लत है, रेमडेसिविर की किल्लत है। और विडंबना तो यह है कि हम इस सब चीजों में विश्व के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। ऑक्सीजन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, वैक्सीन का लैब कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, हमारी जेनेरिक ड्रग्स दुनिया भर को जीवित रखती है, और आज हमारे यहाँ ही किल्लत आ गई। तो कुछ आंकड़े आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जो दिखाएगा कि कैसे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री ने इस देश का कलंक कहे जाने लायक है। 15, मैं वैक्सीन से शुरू करती हूं क्योंकि वो भी बहुत एक उस पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। 15 दिन में हमारा टीकाकरण 45% गिर गया। आप लोगों से पूछिए, लोगों के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि टीका है ही नहीं। बड़े बड़े सेंटर्स बंद हो रहे हैं, राज्यों में 800-800 सेंटर्स बंद हो गए। एक ही आंकड़ा है, 15 दिन में 40 से 45% के बीच में वैक्सीनेशन गिर गया है क्योंकि प्रचुर मात्रा में टीके उपलब्ध ही नहीं है टीकाकरण के लिए। हम रेमडेसिविर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 38,80,000 है। 38,80,000 रेमडेसिविर की इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है 7 कंपनियों की। रेमडेसिविर का भी एक्सपोर्ट कर दिया गया, जैसे वैक्सीन का तालियों के लिए एक्सपोर्ट किया था, रेमडेसिविर का भी एक्सपोर्ट कर दिया गया। 38,80,000 की कैपेसिटी होने के बावजूद भी आज रेमडेसिविर का घोर किल्लत है। और अब एम्स को मजबूरन लिखना पड़ा है कि वो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है। लोग उसको एडमिनिस्टर, लोग उसको अपने कागजों पे ना लिखें, डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब ना करें। 38,80,000 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, इसको भी एक्सपोर्ट किया गया। दिक्कत क्या थी? आईसीएमआर का एक सीरो सर्वे आया था जिसने कहा था बड़ी आपदा आने वाली है, उसको इग्नोर किया गया। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन हेल्थ ने आगाह किया था कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगा, ऑक्सीजन का इंतजाम करिए, इस देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है सेकेंड वेव में, उसको इग्नोर किया गया। एक्सपर्ट कमिटी को इग्नोर किया गया। यहां तक कि सरकार का जो साइंटिफिक टास्क फोर्स है उसने फरवरी और मार्च के महीने में मिलना भी जरूरी नहीं समझा। जब केसेस बढ़ रहे थे, जब 1, 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख केसेस हो रहे थे, इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि वो एक बार मिले साइंस फोर्स। तो सीरो सर्वे इग्नोर हुआ, हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी इग्नोर, हेल्थ का स्टैंडिंग कमेटी इग्नोर हुई, एक्सपर्ट कमेटी इग्नोर हुई, साइंस फोर्स मिला नहीं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि जो ईगॉम की मीटिंग 22 अप्रैल 2020 को हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि इंडस्ट्रियल को मेडिकल सिलेंडर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। उसमें मॉनिटरिंग सेंटर की बात करी गई थी, कैबिनेट सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बातचीत करी थी। उसके बाद 22 अप्रैल 2020 के बाद ईगॉम की मीटिंग जो हुई है वो 15 अप्रैल 2021 में हुई है, एक साल बाद, जब देश में 2,16,000 केसेस हो गए थे। तो मुझे बताइए कि अंततोगत्वा ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये किसकी जिम्मेदारी थी कि बैठकर आकलन किया जाए, देखा जाए कि कैसे यूएस और बाकी जगहों में सेकेंड वेव आ रही है, और साइंटिफिकली प्रूवन था कि हमारे यहां ये वेव 3 महीने बाद आती। कैसे प्रूव किया जाए कि किस तरह से ये बदइंतजामी है, ये जानबूझकर बेवकूफी करी गई है, ये जानबूझकर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ना करना है, ये मुंह मोड़ना, इसको मैं क्या नाम दूं? क्यों दिस इज ऑलमोस्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस। सरकार ने जानते बूझते हुए किस चीज की तैयारी करी, ये आज पूरा देश पूछ रहा है। आज देश में जिस तरह का आतंक और दुख का माहौल है, मैं जरूर पूछना चाहती हूं कि उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कहेंगे। आप आज मटर छीलेंगे? आप आज अंताक्षरी खेलेंगे? आप आज रामायण देखेंगे टीवी पर? आप क्या कहिएगा? लोग बिना स्वास्थ्य के अपनों को खो रहे हैं। आप क्या कहिएगा उस औरत से जिसने कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल
सांस देने की कोशिश करी अपने कोरोना पॉजिटिव पति को, उसके बाद भी खो दिया। आप क्या कहिएगा उस बेटी से जिसके पिता कहीं लुप्त हो गए, यूपी के हॉस्पिटल सिस्टम में मिल ही नहीं रहे? आप क्या कहिएगा उस बेटी से जिसने अपनी मां को सरकारी अस्पताल में तो भर्ती कराया, लेकिन 1.5 दिन बाद पता चला कि उनके पास एक बूंद पानी का और थोड़ा सा खाना भी नहीं पहुंचा है? आप क्या कहिएगा इन लोगों से? और मैं कुछ राज्यों की बात इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, लेकिन राज्यों की बात करना भी जरूरी है। आज राज्यों में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के तुगलकी फरमानों से तो भगवान बचाए। पहले फरमान आया, एडमिशन चाहिए, सीएमओ की चिट्ठी लेकर आओ। चलो थोड़ा सेंस आया, 6-7 दिन बाद वो फरमान हटाया गया। फिर एक नया फरमान आया गवर्नमेंट ऑर्डर का कि आपको कितना ऑक्सीजन दिया जाएगा इसका निर्णय डॉक्टर नहीं करेगा, सरकार द्वारा गठित एक समिति करेगी। ये कौन सी मूर्खता है मैं नहीं जानती हूं। आपकी सांसें अगर सिलेंडर से चल रही है घर पर, तो उसका रिफिल लेने के लिए आपको पुलिस की अनुमति चाहिए होगी। ये उत्तर प्रदेश के फरमान है। एक नया फरमान है, अगर डॉक्टरों ने या स्वास्थ्य कर्मियों ने या किसी ने भी ऑक्सीजन की किल्लत पर आवाज उठाई तो उसके खिलाफ एनएसए लगा दी जाएगी। किसी ने भी आवाज उठाई तो आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। जब आज जरूरत है कि ध्वस्त व्यवस्था में आपकी नाकामियों के चलते डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहा है, उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसको थपथपाया जाए। योगी जी की जो सरकार है और उनका जो निरंकुश प्रशासन है, वो कानपुर में डॉक्टर को जेल में डाल देता है। कौन जाएगा? योगी जी जाएंगे इंजेक्शन लगाने, लोगों को सुविधा पहुंचाने? उनका प्रशासन जाएगा? क्या एक डीएम जिसकी इतनी हिम्मत थी, उसने डॉक्टर को अस्पताल में डाला, क्या वो एक इंजेक्शन लगा सकता है किसी को? बुखार के लिए एक दवाई दे सकता है? ये निरंकुश शासन उत्तर प्रदेश का है। अब आगे सुनिए, जब चुनी हुई सरकारों को मुर्दों के टीले देखकर सर झुका लेना चाहिए, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं जो मृत हो गए उनके बारे में क्या बात करनी है, वो कौन सा आकर बोलने वाले हैं। सच है खट्टर जी, सच है, लाशें बोलती नहीं है, लेकिन उनके पीछे की वेदना और चीखकर बयां करती है कि आप कितने नाकाम, कितने निकम्मे और कितना कुशासन भरा है आपके प्रशासन में। वो बयां करती है आपकी नाकामी, आपकी विफलताओं का पुलिंदा है वो लाशें। आप कहते हैं ना मृत बोलते नहीं है, मृत बोलते हैं, और वो बयां करते हैं आपने कैसे उनकी हत्या करी। और हां, मैं हत्या का शब्द बहुत जिम्मेदारी से प्रयोग कर रही हूं यहां पर। कैसे माफ किया जाए उत्तराखंड के उस मुख्यमंत्री को जिसने पहले तो कुंभ कराने की इजाजत दी और फिर हम सब सम्मान करते हैं धर्म का, लेकिन उसके बाद कहा कि गंगा का पानी वैक्सीन का पर्याय है, एक जैसे उसके प्रभाव होंगे। ये किस तरह की गैर जिम्मेदाराना लोग हैं? ये लोग शासन चलाने के काबिल भी हैं? ये पूछना पड़ेगा। और मैं जरूर पूछना चाहती हूं, आज तक तमाम वीडियो आ रहे हैं जहां पर भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, भाजपा में होने से शर्म आ रही है, भाजपा कार्यकर्ता होने से शर्म आ रही है। उन सब लोगों को भी आप चुप करा दीजिएगा। वो भी देशद्रोही हैं, वो भी एंटी नेशनल हैं, या वो भुक्तभोगी हैं और वो आपकी पोल खोल रहे हैं। मैं मोदी जी के बारे में जरूर कुछ कहना चाहती हूं, क्योंकि मोदी जी को सत्ता की लोलुपता में, चुनावी सभाओं में, तालियों की गड़गड़ाहट में, भाड़े की भीड़ देखकर उनकी बाँछें खिल जाती थी। जब 2.5-3 लाख का आंकड़ा हो गया था, वो तब भी इस देश में रैली कर रहे थे। मोदी जी 7 साल से आप सत्ता में हैं और आज आप सिस्टम के पीछे छुपना चाहते हैं। क्या होता है सिस्टम, ये जरा बताइएगा मुझे। सिस्टम का मतलब है आप जो शासन में हैं, आप जो सरकार चला रहे हैं। आपके कुछ चुनिंदा मीडिया के साथी भले आपकी छुपने में मदद करें सिस्टम के पीछे, लेकिन ये देश का व्याप्त जो दुख है, जो आक्रोश है, वो आपको छुपने नहीं देगा। काशी को क्योटो बनाने चले थे ना आप, आज काशी में पढ़िए अखबारों को, बता रहे हैं कि कैसे कंधा देने के लिए भी 5,000 रुपए देना पड़ रहा है। आप 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में सैर करके क्या करिएगा? आप आज भी सेंट्रल विस्ता बनाने पर तुले हुए हैं। आपने लोगों की जान जोखिम में वहां पर डाल दिया एसेंशियल सर्विस कहकर। क्या एसेंशियल सर्विस है? एक पार्लियामेंट बनाना एसेंशियल सर्विस है? 162 ऑक्सीजन प्लांट की कीमत केवल 200 करोड़ रुपए थी, और एक नए पार्लियामेंट, क्योंकि सेंट्रल विस्ता में 2-3 फिगर्स है, सिर्फ एक पार्लियामेंट की कीमत 900 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 970 करोड़ रुपए के आसपास है। 5 गुना कीमत है
उस पैसे में आप कितने ऑक्सीजन प्लांट, आप कितनी वैक्सीन, आप कितनी दवाइयां, कितने अस्पताल, कितने वेंटिलेटर, कितने बेड, कितनी प्रचुर मात्रा में ये सब उपलब्ध करा सकते थे। लेकिन आपको लगता है कि आपका नाम इमारतों पर रखा जाएगा। मोदी जी, शासक अपने शासन काल से याद किए जाते हैं। इमारत ढह जाती है, इमारतों से लोग अमर नहीं होते हैं। अमर और ख्याति लोगों को अपने काम से प्राप्त होती है। क्या करिएगा आप 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमकर और 20,000 के सेंट्रल विस्ता में बैठकर, जब इस देश में त्राहिमाम मच गया है, जब देश मुर्दों का टीला बनता जा रहा है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं मोदी जी, मैं ये भी बोलना चाहती हूं, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। आप सब ने वो इंटरव्यू पढ़ा होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर दहिया की, वो स्टेटमेंट जहां पर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से नाकाम है, पूरी तरह से विफल है, पूरी तरह से फेल हो चुके हैं कोरोना के प्रबंधन में, और इनफैक्ट वो एक सुपर स्प्रेडर भी हैं। आप किस मुंह से यूके और यूएस के पास जा रहे हैं? आप क्या कहिएगा उन देशों को जो पलटकर आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने वैनिटी खर्चों को, अपने सेंट्रल विस्ता को, अपनी ऐसी चीजों को बंद नहीं कर रहे हैं? आप किस मुंह से इसको एसेंशियल सर्विस बनाते हैं? लोगों की जीविका चला रहे हैं आप। इस तरह की बयानबाजी सिर्फ वो लोग करते हैं जो इमारतों पे अपना नाम देखना चाहते हैं। खैर, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है कि आज देश में संवेदना की जरूरत है, आज देश में सहानुभूति की जरूरत है। आज हर सूबे का मुख्यमंत्री अपने सूबे का अभिभावक के रूप में है। उसको जरूरत है कि वो लोगों के घाव पे मरहम लगाए, लोगों को डराए धमकाए नहीं, मृतकों का मजाक नहीं उड़ाए, लोगों के ऊपर एनएसए नहीं लगाए। आज जरूरत है कि बीमारों को इलाज मिले। और सच ये है कि देश हमारा इस कगार पे आकर इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि 1 साल से आप सिर्फ जबानी जमा खर्च करते रह गए। You took your foot off the pedal, and which is why we are where we are. How can the empowered group of ministers that was deciding on oxygen meet after an entire year? It met on the 22nd of April 2020 and then again on the 15th of April 2021. How could we have controlled corona? What preparation could we have done? And we once again believed, अगर जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्री मार्च के महीने में 6 लोगों की मौत पर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से हुई इस्तीफा दे सकते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ तो मॉरल कंपास जरूर होगा ना डॉक्टर हर्षवर्धन। और अगर नहीं है तो आपके बॉस, आपके मुखिया प्रधानमंत्री योगी जी, जागिए और देखिए देश में कितना आक्रोश है, और नाकाम लोगों को, विफल लोगों को निकालना शुरू करिए। शुरुआत तो खैर आपसे होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन को तो बर्खास्त तुरंत करिए। जो आंकड़े हैं ना, वो आपकी, आपके प्रशासन की और आपके स्वास्थ्य मंत्री की विफलताओं को चीख चीख कर बयां कर रही है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।